Hello friends, let's understand about biodiversity chapter 9. This is one of the important chapter I'm going to cover every year. ये चैप्टर शंकर आईएएस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ये मेरे हैं और वो यूपीएससी को कंसर्न में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये नोट्स बनाए हैं ताकि ये प्री प्लस मेंस दोनों में काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हो तो आप इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, ये बायोडायवर्सिटी क्या है? यानी फ्लोरा प्लस फौना की जो वैरायटीज ऑफ एस्पेक्ट हैं उसको बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। अब लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी हम देखेंगे। फ्लोरा कौन है? प्लांट को दर्शाता है। और फौना क्या है? एनिमल किंगडम को दर्शाता है। तो ये एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फ्लोरा फौना को रिजेंबल करते हैं। लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी हम देखेंगे कैसे ये बना है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है और एक स्पेसीज डाइवर्सिटी होती है, एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। तीन इसके लेबल होते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या कंसर्न होता है कि ये वेरिएशन इन जीन्स, यानी जीन में जो अंतर होते हैं उसको कंसर्न करता है और इसकी एडाप्टेशंस को, सर्वाइवल को, कैसे सर्वाइव होती है, ये सब चीज को ये कवर कर रहा है कि आखिर एक ह्यूमन है और एक एनिमल है, तो एक एनिमल कैसे हुआ, एक ह्यूमन कैसे हुआ, ये अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे जीन को फोकस किया जा रहा है। स्पेसीज की डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग एनिमल्स, जैसे ह्यूमन हो गया और एक एनिमल हो गया, और एनिमल में बहुत सारे क्या हो गए, रैबिट, रैट, लॉयन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी स्पेसीज की भी वैरायटीज बहुत सारी है, डाइवर्सिटी है। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी क्या है कि जो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट को यहाँ पे मेंशन करा गया है। और जो क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ वेजिटेशन हो सकते हैं, और जियोग्राफी, ये सब चीज को इकोसिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं वो कैसे मेजर करे जा रहे हैं? वो दो कंपोनेंट में मेजर करे जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट किसको इंडिकेट कर रहा है? वो स्पीसीज की रिचनेस को इंडिकेट कर रहा है कि कितनी रिचनेस है स्पीसीज में, और दूसरा स्पीसीज के इवननेस को दर्शा रहा है। तो रिचनेस क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि रिचनेस मतलब होता है कि किस मात्रा में और कहां पे। तो ये अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीन इसके रिचनेस हो गए। लेकिन अल्फा की बात करी जाए तो डाइवर्सिटी जो होती है वो डाइवर्सिटी किसके अंतर्गत, एक पर्टिकुलर रेंज के, एक पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत ही डाइवर्सिटी हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा स्पीसीज रिचनेस, वो डाइवर्सिटी हो जाती है अल्फा। तो ये अल्फा का मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और वो अपने रीजन के, पर्टिकुलर रीजन होती है उसके अंदर होती है। अगर बीटा की मैं बात करता हूं तो बीटा जो है डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, यानी डिफरेंट इकोसिस्टम है उसके अंदर में ये डाइवर्सिटी होगी, तो उसको हम बीटा इकोसिस्टम बोलेंगे। गामा का जो इकोसिस्टम है वो क्या है? ओवरऑल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। क्या? डिफरेंट इकोसिस्टम भी होना चाहिए और एक निश्चित रीजन के अंदर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? गामा। ऐसी रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस में ये तीनों अल्फा, बीटा, गामा आ रही हैं। अब स्पेसीज की जो इवननेस है उसको हम लोग देख लेते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसीज जो है वो गिवन साइट पे, यानी एक जगह पे जो किस प्रोपोर्शंस में वहां पे स्पेसीज है वह एक रीजन को दर्शाता है। तो एक रीजन में किस प्रोपोर्शन में वहां के स्पेसीज हैं उसको ये दर्शाता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी होती है जैव विविधता, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करी जाए तो हमें जल प्रोवाइड करती है, सॉइल, मिट्टी प्रोवाइड करती है, रिसाइकल करती है, और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को बनाती है, और क्लाइमेट को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ये इकोसिस्टम की सर्विसेज हो गए। वाटर, सॉइल, रिसाइकल, पोल्यूशन फ्री और क्लाइमेट स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके?
इकोसिस्टम सर्विसेज के। बायोलॉजिकल सर्विसेज की बात करी जाए तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा फूड, मेडिसिनल रिसोर्सेस, वुड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट आ जाएंगे, ब्रीडिंग आ जाएगी, डाइवर्सिटी इन जीन्स आ जाएगी। ऐसी चीजें बायोलॉजिकल सर्विसेज में आ रही हैं। अगर सोशल सर्विसेज की बात करी जाए तो सोशल सर्विसेज में क्या आ जा रहे हैं, रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग, रिक्रिएशन, टूरिज्म, कल्चरल वैल्यूज तक इसमें कवर कर दिए जा रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आप देख सकते हैं। कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है, फ्लोरा फौना मैं बोलूंगा इनको एक्चुअली, तो क्या डाइवर्स कॉजेज हैं, रूट कॉज क्या है कि ये फ्लोरा फौना लॉस हो रहे हैं। तो नेचुरल जो कॉजेज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो नेचुरल कॉलेज में सिंपली जो भी बाढ़ वगैरह आते हैं जिसके कारण वहाँ के फ्लोरा और फौना को फौना का जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज दैट ये रिवर है, मान लीजिए ये कोसी की रिवर है, तो कोसी की रिवर कितनी तबाही मचाती है ये सभी लोग जानते हैं। उसका कारण ये है कि ये अपने स्ट्रीम को कभी ऐसे लेके चली जाएगी, कभी ऐसे लेके चली जाएगी, कभी ऐसे लेके चली जाएगी। तो ये ह्यूज डिस्टेंस है, ये अपने स्ट्रीम्स को हमेशा बदलती रहती है, इसके लिए ये नदी विख्यात है। तो जिसके कारण जो फ्लडेड वाला जोन है उस जोन में तबाही मचाती है, और तबाही मचाने से क्या होगा, वहां के फ्लोरा और फौना जो एनिमल और प्लांट होगा वहां के, वो अपने हैबिटेट में कैसे सरवाइव करेंगे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अर्थक्वेक की बात करी जाए तो अर्थक्वेक्स आने से, अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया है ये टर्की एंड सीरिया में, तो टर्की का क्या है, टर्की जो बात आप लोग देखे हैं वहां पे कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है। वो कैजुअलिटी इतनी ज्यादा हुई कि अभी बहुत सारे बॉडीज रबल से निकलने बाकी हैं। तो आ रहे हैं और बॉडीज, और ईश्वर करे सब वहां लोग सही रहें। तो ये ऐसी चीजें यहाँ पे आती है। लैंडस्लाइड भी इससे आ जाती है, और राइवलरी अमंग स्पेसीज, एक स्पेसीज को दूसरे स्पेसीज से कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसके कारण उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो स्पेसीज में राइवलरी हो सकती है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो जाती है। लैक ऑफ पॉलिनेशंस, यानी पॉलिनेशंस में कमियां हो जाती हैं। बी हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और डिजीजेस भी एक प्रकार से नेचुरल कॉजेज में आता है। मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम यहाँ पे देखें क्या कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रक्शंस के। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शंस अगर हो जाए तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे और एनिमल्स वहाँ से ट्रांसफर होंगे, कहीं माइग्रेट करके चले जाएंगे, जिनके कारण वो माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पे जाने पे, अदर प्लेस पे जाने पे उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट क्या वो रहेगा, वो नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट ये था। सपोज अभी हम लोग रह रहे हैं प्लेन एरिया में, हमें जाके स्नोई एरिया में रहना पड़े तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें सरवाइव करने के लिए इन्वायरमेंट से फाइट करना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों पे। अनकंट्रोल्ड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस, जो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज वगैरह जा रही हैं, टूरिज्म वगैरह जा रही हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और ये अनकंट्रोल्ड अगर है तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कॉमर्शियल एक्टिविटी। हंटिंग और पोचिंग, जो भी जानवरों का हंटिंग हो रहा है और शिकार हो रहा है, खरीदा जा रहा है, मारा जा रहा है, दवाई के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। कई प्रकार के ऐसे एनिमल हैं जो चाइना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन के लिए, जैसे पंगोलिन्स हो गया, और भी कई सारे हॉर्न हो गए। तो हॉर्न और ये ऐसी जो एनिमल प्रोडक्ट जो मेडिसिन के लिए यूज हो सकते हैं, उनका बहुत अधिक मात्रा में पोचिंग हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी साइट फॉर इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन यूज, जो भी मान लीजिए एक हॉटस्पॉट रीजन है, तो हॉटस्पॉट रीजन को मान लीजिए हम लोग टूरिज्म के लिए पहले किए, तो टूरिज्म मान लीजिए 2000 ईयर तक चला, उसके बाद वो किस में बदल गया, वो कॉमर्शियल में बदल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच गए, और वहाँ पे डेवलपमेंट होना जब शुरू हुआ तो वो कॉमर्शियल में बदल गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो शिफ्ट हो रही हैं एक दूसरे पे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एग्रीकल्चरल का एक्सटेंशन हो रहा है, जो भी पेड़ पौधे फॉरेस्ट एरिया है उसको डिफॉरेस्ट करके
एग्रीकल्चरल लैंड में हो जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से कॉमर्शियल में हो जा रहे हैं, रेसिडेंशियल हो जा रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फीलिंग ऑफ वेटलैंड, जो भी वेटलैंड है वगैरह उनको हम लोग फील कर दे रहे हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो क्या होगा, वाटर टेबल जो है वो सदा नीचे रह रही है, जिसके कारण आप कुएं खोदते जाइए, आपके नहर का सिंचाई नहीं होगा, आपके खेत की सिंचाई नहीं होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरिया को भी रेगुलेट कंट्रोल करने की जरूरत है, वहां पे भी क्षति पहुंच रही है। मोड्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये, कई बार यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस बनाई है फ्रेंड्स, और इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये चीजें याद रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, इस पे क्वेश्चन तो डायरेक्टली प्री में दिए रखा है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, और इसको मैं कवर कर रहा हूँ। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, जहां अगर कंजर्व करते हैं आउटसाइड, उसके सपोज दैट ये उसका फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट एरिया से लाके बाहर हम लोग इसको यहाँ पे कंजर्व करते हैं, तो अगर कोई एनिमल को यहाँ से यहाँ लेके आके कंजर्व करते हैं तो वो आउटसाइड हो गया। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, कोई भी जू वगैरह है, दिल्ली का जू है और भी कई सारे स्टेट का जू है, तो वो किस में आएंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू एक नाम दिया गया है कि बाहर ले जाके उसके इन्वायरमेंट से हम लोग उसको कंजर्व करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वो उसमें आता है। और बॉटनिकल गार्डन भी एक्स सीटू में ही आता है, तो बॉटनिकल गार्डन दिल्ली में भी है, जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में भी है, दोनों है, आप लोग जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बात आती है इन सीटू कंजर्वेशन की। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, कंजर्व किया जाता है यहाँ पे फ्लोरा फौना को, कहाँ पे, उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो अगर ये रीजन पे ये रहते हैं तो इनको इन्हीं रीजन पे ही हम क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसमें कौन सा आता है, नेशनल पार्क आते हैं, सेंचुरी आती है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट आ जाते हैं, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं। तो ये इन सीटू में आते हैं। इसमें जो है इसके क्वेश्चंस प्री में बहुत बहुत बार पूछे गए हैं, और स्टेट पीसीएस का तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक, इसके बारे में मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाला है। ये थ्रीटेंड आर लिस्टेड बाय वेरियस एजेंसी, जो भी यहाँ पे एनिमल्स और यहाँ पे थ्रीटेंड पाए जाते हैं, स्पेसीज थ्रीटेंड पाए जाते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं इस लिस्ट में। यह तैयार करता है कौन, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। कहाँ पे है ये, मॉक्स, मॉक्स में है। मॉक्स कहाँ है, यह स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1966 में पहली बार इस बुक्स को पब्लिश कर दी गई थी। ये चीजें निकल के आती हैं, और ये वर्ल्ड लेवल पे कंसर्न करती हैं। पिंक पेज जो है इन द पब्लिकेशंस इंक्लूड किसको करती हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज को रिजेंबल करती हैं। अगर कोई पिंक पेज में है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज में आ जाता है। ग्रीन पेज जो है वो किस में आ जाता है, वो फॉर्मरली जो है इंडेंजर्ड था, लेकिन अभी जो है क्या हो गया है, रिकवर कर दिया गया, और कोई इसमें थ्रेटेन नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इसके क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा क्राइटेरिया जो है वो चीज हम लोग देख लेंगे। किसके किसके क्राइटेरिया पे, पॉपुलेशन पे, रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज पे, स्मॉल पॉपुलेशन साइज पे, और डिक्लाइन जो हो रही है पॉपुलेशन की, वेरी स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाती है, उसके आधार पे हम इसकी क्राइटेरिया को तय करते हैं। अब देखते हैं एक्सटिंक्ट अगर हो गया हुआ तो क्या होगा, लास्ट इंडिविजुअल जो है वो डेड जब हो जाते हैं तो उन्हें एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये थोड़ी सी अंतर है, एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड, यानी अगर जंगल में है वहां से ये गायब हो चुका है, लेकिन और कहीं एरिया में इक्के दुक्के घूम रहे हैं, तो ऐसी चीजें एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में आती हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या हो जाता है, जब रिडक्शन जो आता है पॉपुलेशन 90%, मोर देन 90%, ये 10 साल के आसपास में, तो ये रिडक्शंस 90% को इंडिकेट करता है। इंडेंजर्ड क्या है, रिडक्शन हो जाती है 70% ओवर 10 ईयर्स, तो इनको इंडेंजर्ड में बोला जाता है। वल्नरेबल क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है 50%, तो 90%, 70%, 50%, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो ये 10 साल का आंकड़ा हो जाता है, जिसके कारण वल्नरेबल में इसको डाला जा रहा है। नियर थ्रीटेंड जो है डज नॉट क्वालिफाई फॉर एनी अबव डाटा,
तो ये नियर थ्रीटेंड जो होता है उनको एंटी को वहां पे ज्यादा काउंट नहीं किया जाता है। एक ऑप्शन आती है लिस्ट कंसर्न, जिसकी कोई बात ही नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसे ही कह सकते हैं। डाटा डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है, नॉट इवेल्युएशन। कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं जिनको डाटा नहीं हो जाती है, कुछ है जो इवेल्युएट नहीं करे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मैंने यहाँ पे कवर करी। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको यहाँ पे कवर करा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री मेंस राइटिंग के लिए। आप इसको देख सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि ये जो चैनल हो इसको एक फीडबैक मिल सके, और इसको फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।